वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपने इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज का टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। 2005 में यह एक्ट आया था और उस समय इसका ऑब्जेक्टिव था टू एम्पावर सिटीजन्स एंड मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। इस ऑब्जेक्टिव के साथ आया था। यूपीएससी एंड स्टेट कमीशन ने इसको लेकर के इसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज को लेकर के मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे, लेकिन अब इस एक्ट में ही प्रॉब्लम्स आज नजर आ रही हैं। आज यह एक्ट जिस ऑब्जेक्टिव से लाया गया था उस ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ट हो गया है एंड हैज बिकम अ डबल एज स्वॉर्ड, और यह एक दोधारी तलवार बन चुका है। मतलब कहां यह गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए आया था, लेकिन गवर्नमेंट को पूरा अकाउंटेबल तो नहीं बना पाया, लेकिन सिटीजन्स जो राइट टू इंफॉर्मेशन से सूचना मांगते थे उनके लाइफ के लिए भी ये एक थ्रेट बन चुका है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके बेसिक इंफॉर्मेशन और फिर उसके सारे डायमेंशन समझेंगे। आरटीआई एक्ट लाया क्यों गया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एम्पावर सिटीजन टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। एंड आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका जो ओरिजिनल कंसेप्ट था वो कहां से था? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) जो क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस आधार से इसका बेस वहीं से लेकर के ये बाद में 2005 में इसको क्या किया गया? एक एक्ट बना करके इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसको आरटीआई एक्ट बनाकर क्या कर दिया गया? इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। एंड इसको सनशाइन लॉ कहा जाता है क्योंकि यह डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, सिटीजन को एम्पावर करता है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, और यही डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो डेमोक्रेसी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में इस एक्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसीलिए इस एक्ट को द सनशाइन लॉ ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस एक्ट को लेकर के आज अच्छा खासा टाइम हो गया, लगभग 20 ईयर्स हो गए। तो आज तक इस एक्ट ने क्या परफॉर्म किया उसको जान लेते हैं। सबसे पहला रिपोर्ट कहता है कि 2.6 करोड़ आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल्ड फ्रॉम 2005 टू 2022। इस 2005 से 2022 के बीच में 2.6 करोड़ आरटीआई फाइल किया गया। मतलब कि सिटीजन्स ने इतनी सूचनाएं गवर्नमेंट से मांगी। दिखाता है कि आरटीआई एक्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया है तो सिटीजन्स ने, नागरिकों ने उसका उपयोग भी किया है। ओके, बट और आगे यह भी कहता है कि ओनली 7% ऑफ आरटीआई हैज बीन रिजेक्टेड। सिर्फ 7% आरटीआई ही रिजेक्ट हुआ है, बाकी 93% आरटीआई पर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया है, जवाब दिया है। ठीक है, सीआईसी रिपोर्ट 2022 ऐसा कहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम क्या है कि आरटीआई बैकलॉग्स, आरटीआई रिपोर्ट तो सिटीजन्स ने फाइल किया है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज ने उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। एंड उसका डेटा कितना है? 3 लाख प्लस अपील्स पेंडिंग। 3 लाख प्लस अपील पेंडिंग है। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का 2023 का डेटा कहता है कि 3 लाख प्लस अपील पेंडिंग है, जबकि आरटीआई में जो सूचना मांगने का अधिकतम अवधि है वो कितना है? 30 डेज। बट उससे ज्यादा कि लगभग 3 लाख प्लस अपील स्टिल पेंडिंग है। ओके, फिर कहता है कि अगला डेटा कहता है कि इंडिया रैंक्स 111 बाई 180। 111 रैंक है इंडिया का 180 देशों में इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये 2024 का डेटा है। तो इसका क्या इंपैक्ट क्या है? यह दिखाता है कि हम जिस ऑब्जेक्टिव से आरटीआई को लाए थे कि टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड रिडक्शन ऑफ करप्शन, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। हम अभी भी 180 देशों में 111वें स्थान पर हैं। तो आरटीआई का इंपैक्ट क्या हुआ है? बहुत लिमिटेड हुआ है। तो ये क्या दिखाता है कि वी नीड सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। सिर्फ आरटीआई इंट्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होगा, हमारे सिस्टम में रिफॉर्म करने की जरूरत है, ऐसा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिवील करता है। नेक्स्ट है आरटीआई एक्टिविस्ट अटैक्ड, ओवर 80 मर्डर्ड। आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि गवर्नमेंट से सूचना मांगते हैं, उनमें से अब तक 80 से ज्यादा आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया गया है। एंड 350 प्लस असॉल्टेड, और 350 से अधिक आरटीआई एक्टिविस्ट को थ्रेट किया गया है
टॉर्चर किया गया है, मारा पीटा गया है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? दिखाता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट या उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो आरटीआई से सूचना देने पर डरते हैं और आरटीआई सूचना मांगने वालों को थ्रेट करते हैं या फिर उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। और ये डेटा किसका है? कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट रिपोर्ट 2022 का डेटा है। तो यह दिखाता है कि आरटीआई ने अच्छा परफॉर्म किया है, हमने सरकार से सूचनाएं मांगी हैं और साथ ही हमारी सूचनाएं गवर्नमेंट ने हमें सूचना दी भी है, ओनली 7% रिजेक्टेड, बट अभी भी बैकलॉग बहुत है। साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट के लाइफ को भी थ्रेट है, लेकिन आरटीआई आने से हमारे यहाँ करप्शन भी बहुत कम नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस भी हैं। ओके, अब जानते हैं कि हमने आरटीआई को लाया ही क्यों था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो पहला है कि स्ट्रेंथन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग होता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स बनती हैं, उसमें सिटीजन अवेयर रहें, सिटीजन जान सके कि सरकार क्या स्कीम बना रही है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है, सो दैट गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इस तरीके से सिटीजन का क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन हो जाएगा डेमोक्रेसी में। ओके, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांगेंगे, गवर्नमेंट उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी एंड अकाउंटेबल भी होगी, क्योंकि सिटीजन अगर इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो आपको सही इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है और सही इंफॉर्मेशन देंगे। अगर गलत काम किए हैं तो आपकी गलती लोगों के सामने आ जाएगी, फिर आप पर केस हो सकता है और आपको जेल जाना हो सकता है। तो इसीलिए आप क्या हो जाएंगे? अकाउंटेबल हो जाएंगे, इसलिए भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज एन एक्ट एंड एंटी करप्शन मैकेनिज्म टू प्रमोट एंटी करप्शन मैकेनिज्म। यह एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हमारे देश में करप्शन को रिड्यूस किया जा सके और जो करप्शन करने वाले ऑफिशियल्स हैं उनको डर लगे। ओके, एंड टू इंश्योर गुड गवर्नेंस थ्रू इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। देखो, गुड गवर्नेंस तभी संभव है जब सिटीजन में इन्फॉर्म्ड हो, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट हो। जैसे यूरोप और अमेरिका, वहां के सिटीजन गवर्नमेंट्स को लेकर के उनका पार्टिसिपेशन बहुत अधिक है। वो जानते हैं कि गवर्नमेंट से डिसीजन ले रही तो क्यों ले रही है, गवर्नमेंट्स का डेटा रिपोर्ट उनके पास होता है, साथ ही वो उनमें सिटीजनशिप वैल्यूज और सिटीजनशिप का जो रोल है वो बहुत अधिक है। तो हमारे यहाँ चूंकि हमारे डेमोक्रेसी का अभी लगभग 70 साल प्लस ही कुछ टाइम हुए हैं, तो वी आर स्टिल इवॉल्विंग और हमारे अंदर जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे अंदर भी अभी सिटीजनशिप वैल्यू इवॉल्व हो रही है। हम अभी भी गवर्नमेंट को क्या मानते हैं? हमारी अन्नदाता मानते हैं, फूड प्रोवाइडर मानते हैं, जबकि हमें क्या मानना है? सर्वेंट टू द पीपल। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने फॉर्म किया है? गवर्नमेंट किसने फॉर्म किया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे यहां वो जो सिटीजनशिप वैल्यूज है वह बढ़ानी है और इसलिए भी आरटीआई एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि सिटीजन इन्फॉर्म्ड हो सके और वो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करवा सके। ओके, अब इसमें कुछ प्रोविजंस क्या क्या रखे गए भाई इन सारे एक्ट्स को फॉलो कराने के लिए कि इंफॉर्मेशन इन 30 डेज, अगर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो 30 डेज में इंफॉर्मेशन दे देना है। इन क्रिटिकल सिचुएशन 48 आवर्स ओनली, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है जहां इंफॉर्मेशन बहुत ही अधिक आवश्यक है तो वहां पर सिर्फ 48 आवर में ही सरकार को वो सूचना देनी होगी। एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होंगे सो दैट किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना मांगी जाए तो वो इंस्टेंट विद इन टाइम फ्रेम में डिलीवर कर सकें। ओके, एंड कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला होगा तो उससे अगर जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन आप मांगते हैं तो गवर्नमेंट उसको देने से मना कर सकती है। एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वह पर्सनल इंफॉर्मेशन भी देने से सरकार मना करेगी। और ये जो प्रोविजन है, एक्सेप्शन है, वो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 है। ये इन नेशनल सिक्योरिटी को और पर्सनल इंफॉर्मेशन को एग्जम्प्ट करता है आरटीआई से। ओके, और साथ ही इसमें अपील का भी मैकेनिज्म है कि अगर विद इन 30 डेज आपको इंफॉर्मेशन नहीं आया तो आप अपील कर सकते हैं और उस ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जिसने कि आरटीआई एक्ट को
किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका पर्पस सिक्योर करने के लिए बनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि इसका डार्क साइड क्या है, व्हाई दिस हैज बिकम अ डबल स्वॉर्ड नाउ। तो सबसे पहला यही है कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ा देता है। जैसे रिपीटेटिव आरटीआईज, एक ही सूचना के बारे में हजारों आरटीआई मांगी जाती है, हजार लोग एक ही सूचना मांग रहे हैं, एक ही जैसी सूचना मांग रहे हैं। तो अब सूचना, एक तो इंफॉर्मेशन मांगी भी बहुत ज्यादा जा रही है, और दूसरा उसका टाइप भी ऐसा नहीं कि बहुत डाइवर्स टाइप का खूब सूचना मांग रहे हैं, अलग अलग डाइवर्स नहीं, एक ही टाइप का सूचना मांग रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, सिस्टम को क्लॉग कर रहा है एंड एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है। जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं उनका काम से ज्यादा टाइम सूचना देने में जा रहा है, सूचना को पहुंचाने में जा रहा है, तो इससे उनकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। ठीक है। एंड मिसयूज भी बहुत हो रहा है आरटीआई का। जैसे मिसयूज कैसा कि आरटीआई फॉर पर्सनल वेंडेटा एंड हैरेसमेंट, किसी को, किसी से आपकी दुश्मनी है, उससे बदला लेने के लिए आरटीआई से डेटा मांग लेना, आरटीआई से सूचना मांग लेना। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी दुश्मनी है, उसको नीचा दिखाने के लिए सूचना मांग लेना। तो इस तरीके की सूचनाएं भी बहुत अधिक मांगी जा रही हैं, जो कि क्या है, जो कि नेशनल यूज के लिए या सिटीजन इंपावरमेंट के लिए नहीं है, बल्कि किस लिए है, हैरेसमेंट के लिए है, किसी से बदला लेने के लिए है। ओके। एंड साथ ही आस्किंग इररिलेवेंट डिटेल्स। अब आरटीआई से क्या मांगा जाता है कि पीएम का डेली शेड्यूल क्या है, डेली चार्ट क्या है, पीएम डेली खाना क्या खाते हैं, या फलाना ऑफिसर या कोई भी फलाना ऑफिसर कैसे काम करता है, इसका पर्सनल इनकम क्या है। तो ये सब सूचनाएं जो मांगी जा रही हैं, जो इररिलेवेंट हैं, वह सूचनाएं भी बहुत अधिक मांगी जा रही हैं, जो कि गवर्नमेंट के एफिशिएंसी को कमजोर कर रही है। थर्ड वन इज थ्रेट टू गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो, गवर्नमेंट को काम करने के लिए हर सूचना अगर गवर्नमेंट रिवील कर देगी तो यह गवर्नमेंट के वर्किंग को क्या कर देगा, निगेटिवली हैम्पर कर देगा। जैसे अगर हम सारी सूचना रिवील कर देते हैं तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, पाकिस्तान उस सूचना का, चीन उस सूचना का मिसयूज कर सकता है, और कौन सी सूचना का कैसे मिसयूज किया जा सकता है, यह हमारे और आपके समझ से बाहर की चीजें हैं। बहुत सारी सूचनाएं हमें लगता है कि ये तो बेसिक सूचनाएं गवर्नमेंट को देनी चाहिए, लेकिन वो बेसिक सूचनाएं भी, बेसिक इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए भले वो बेसिक हैं, लेकिन उनके लिए वो क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। टू थ्रेट एंड टू हैम्पर इंडियाज इंटरेस्ट। ओके। तो यह भी है कि सरकार की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो उनकी गोपनीयता है, वह भी इससे क्या हो रही है, भंग हो रही है। एंड सेंसिटिव पॉलिसी लीक्ड बिफोर फाइनलाइजेशन। और बहुत सारी सरकार की नीतियां फाइनल होने से पहले ही लीक हो जाती हैं, क्योंकि सूचना मांगने पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डर लगता है कि सूचना अगर नहीं देंगे तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो वो किसी भी पॉलिसी के बारे में, अब वो जानते नहीं कि इस पॉलिसी का सूचना को रिवील करने से, अगर हम रिवील करते थे तो क्या इंपैक्ट होगा, वो बस रिवील कर देते हैं। ठीक है। तो पॉलिसी फाइनलाइज होने से पहले ही पब्लिक में सामने आ जाती है और लोगों में वो फिर उसको लेकर के डिबेट हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी को फाइनलाइज करने से फिर डरने लगती है। उसी तरीके से हैरेसमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए हैरेसमेंट कैसे बन रहा है कि फियर इन डिसीजन मेकिंग। उनको लगता है कि कोई भी डिसीजन लेंगे, अगर वो गलत हो गया तो मेरे से इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा और फिर मुझे अकाउंटेबल ठहरा जाएगा, मुझे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस कर रहा है। वो डिसीजन लेने से, प्रोएक्टिव डिसीजन लेने से बच रहे हैं, फाइल्स पर साइन करने से बच रहे हैं। तो ये क्या हो रही है, गवर्नमेंट के वर्किंग को इंपैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आरटीआई जिस ऑब्जेक्टिव से आया था, टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड सिटीजन एम्पावरमेंट, वह अब क्या हो गया है, हैरेसमेंट ऑफ ऑफिशियल हो गया है। उसका मिसयूज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ा रहा है, एंड थ्रेट टू गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या दिखा रही हैं कि इसका आरटीआई का डार्क साइड है और ये अब एक दुधारी तलवार बन चुका है। ओके। अब आगे आते हैं कि कुछ एथिकल डायलेमास भी आ रही हैं। डायलेमास जैसे ट्रांसपेरेंसीज वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटीज। गवर्नमेंट वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन
वो ट्रांसपेरेंसी कॉन्फिडेंशियलिटी को हैम्पर करके तो नहीं होनी चाहिए। तो अब दोनों का बाउंड्री कहां हो यह निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि कितना ट्रांसपेरेंसी हो और कितना कॉन्फिडेंशियलिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स राइट टू नो वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। लोग इंफॉर्मेशन तो मांग लेते हैं, बहुत बार इंफॉर्मेशन आ भी जाती है और वो इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, काफी सेंसिटिव होती है, जो सिटीजन के लिए भले इंपॉर्टेंट नहीं हो लेकिन उसका वह नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकती है। जैसे अभी हमने देखा कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन का भी चाइना एंड पाकिस्तान मिसयूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन एम्पावरमेंट वर्सेस मिसयूज। एम्पावरमेंट के लिए आया था, मिसयूज हो रहा है, कंट्राडिक्शंस हो रही हैं। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आया था गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए और बन क्या गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन जो सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए आया था वह प्रॉब्लम्स बनता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि द रियल स्वराज विल कम नॉट बाय एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी बाय अ फ्यू। कहते हैं कि पावर सिर्फ कुछ लोगों में कंसंट्रेटेड रहेगा तब तक रियल स्वराज नहीं आएगा, बल्कि कब आएगा, बट बाय द क्या है, एक्विजिशन ऑफ द कैपेसिटी बाय ऑल टू रेसिस्ट अथॉरिटी व्हेन अब्यूज्ड। लेकिन यह तब आएगा जब लोगों में उतना पावर हो कि वह गवर्नमेंट के डिसीजन को रेसिस्ट कर सके, विरोध कर सके अगर वह गलत है तो तब जाकर के क्या आएगा, रियल स्वराज आएगा। तो रेसिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, सिटीजन एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आरटीआई का ऑब्जेक्टिव सही है, तभी रियल स्वराज आएगा जब गवर्नमेंट सिटीजन से डरेगी, निगेटिव तरीके से नहीं लेकिन पॉजिटिव तरीके से कि हमें अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे सिटीजन हमारे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। सबसे पहला प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। जैसे आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो कहता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को प्रोएक्टिवली क्या करना होगा, लोगों को डिस्क्लोज कर देना होगा। इंफॉर्मेशन मांगने की जरूरत ना हो, पहले ही आप सारी सूचनाएं क्या कर दें, पब्लिक डोमेन में जारी कर दें। ओके, और आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 4 है ऐसा कहता है। इसको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में इंडियन रेलवे ने यूज किया है। एंड डिस्क्लोजिंग टेंडर डिटेल्स, और ये क्या करते हैं, कोई भी टेंडर डिटेल्स पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं कि यह टेंडर आया है, आने वाला है, जिसको भरना है भरिए, सारा चीज पैरेलली सबके सामने है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि आरटीआई इंफॉर्मेशन का, आरटीआई एक्ट का सही तरीके से यूज हो रहा है। डिजिटल आरटीआई पोर्टल, इसने क्या किया है, डिजिटल आरटीआई पोर्टल ने सिटीजन को एम्पावर किया है कि अब वो फाइल बना करके और पोस्ट ऑफिस से भेजने के बजाय सीधे ऑनलाइन आरटीआई भर दें और ऑनलाइन ही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लें। ओके, यूज इन सोशल ऑडिट लाइक इन मनरेगा एंड पीडीएस ऑडिट। अब इसने क्या किया है, आरटीआई का अच्छा खासा यूज हुआ है सोशल ऑडिटिंग में। मनरेगा में कंपलसरी कर दिया गया है सोशल ऑडिटिंग, तो सोशल ऑडिटिंग कंपलसरी कर दिया गया है, तो इसमें सिटीजन ऑडिटिंग करते समय क्या कर रहे हैं, आरटीआई का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से मनरेगा में और पीडीएस में जो करप्शन था वह कम हो रहा है। स्टेट्स ने भी अच्छे अच्छे इनोवेशंस किए हैं, जैसे राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। इन्होंने क्या किया है, पब्लिक इंफॉर्मेशन कियोस्क शुरू किया है। कियोस्क का मतलब छोटे छोटे ऑफिस बना दिए हैं कि यहां पर आकर के आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कियोस्क ओपन कर दिया गया है, छोटे छोटे बॉक्स बना करके वहां पर इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बिठा दिया गया है कि आप आकर के इनसे सूचना मांग सकते हैं। अब आपको पोस्ट ऑफिस पे जाकर के पोस्ट करने के लिए या ई-आरटीआई फाइल करने की जरूरत नहीं, सामने से सूचना मांग लीजिए। ठीक है, एंड मध्य प्रदेश ने क्या किया है, आरटीआई हेल्पलाइन फॉर रूरल सिटीजन्स। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको आरटीआई भरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए आरटीआई हेल्पलाइन है। जो भी रूरल सिटीजन्स हैं उनके लिए आप कॉल करिए और वो इंफॉर्मेशन सामने से मांग लीजिए, आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, इनोवेशंस है जो आरटीआई के इंप्लीमेंटेशन को बेटर कर रहे हैं। तो दे आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब आगे जानते हैं कि आरटीआई ने करप्शन को भी एक्सपोज किया है और बड़े बड़े करप्शन रिवील किए। जैसे इन पीडीएस दिल्ली एंड बिहार
दिल्ली एंड बिहार में पीडीएस में जो करप्शन होता था, बहुत बड़े स्तर पर करप्शन था, और इसको लेकर के आरटीआई फाइल की गई तो पता चला कि वहां पर बहुत सारे फेक राशन कार्ड बनाए गए हैं, और उस फेक राशन कार्ड से क्या किया जा रहा है, फेक राशन लिया जा रहा है और उसको ओपन मार्केट में सेल किया जा रहा है। तो इस करप्शन को रिवील किया गया। सेकंड है आदर्श हाउसिंग स्कैम, ये बहुत फेमस स्कैम था 2010 का महाराष्ट्र का, और इसका इंपैक्ट क्या हुआ था, आरटीआई से जब इंफॉर्मेशन मांगा गया तो पता चला कि यहां पर करप्शन हुआ है। आदर्श हाउसिंग स्कैम में आप सभी ने पढ़ा होगा कि इंडियन आर्मी के लिए हाउस बनवाए गए थे, लेकिन वो इलीगल तरीके से बनाए गए थे, इलीगल जमीन पर भी बनाए गए थे। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ आरटीआई का, लेड टू रिजाइनेशन ऑफ द महाराष्ट्र सीएम अशोक चव्हाण। उस समय के जो महाराष्ट्र के सीएम थे अशोक चव्हाण जी, उनको रिजाइन करना पड़ा। तो आरटीआई इतना पावरफुल है कि वो एक सीएम को रिजाइन करवा दिया। ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ये तो आप सभी जानते हैं, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2008 में रिवील हुआ था, और इसका रेवलेशन कहां से आया था, आरटीआई एक्ट से। जब उसके एक्सपेंडिचर के बारे में आरटीआई एक्ट से सूचना मांगी गई तो दिखाया गया कि एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है, ह्यूज है, और जबकि रियल जब जो परचेजिंग हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगा गया तो बहुत कम था। तो पता चला कि अरे यहां तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ठीक है। सेकंड वन, नेक्स्ट वन इज मनरेगा करप्शन, राजस्थान एंड यूपी में। ये एक एनजीओ है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसने आरटीआई किया मनरेगा में, तो उसे पता चलेगा कि मनरेगा के बहुत बड़े स्तर पर करप्शन हो रहा है। और इस आरटीआई का इंपैक्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट को फाइनली मनरेगा में सोशल ऑडिट को कंपलसरी करना पड़ा। मनरेगा में पहले ऑडिटिंग कौन करता था, कैग करता था, लेकिन अब मनरेगा की ऑडिटिंग कौन करती है, जो मनरेगा के लाभार्थी हैं, आम लोग, पब्लिक, वह ऑडिट करते हैं कि हमारे यहाँ मनरेगा में अच्छा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारे यहाँ फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। लोग सोशल ऑडिट करते हैं, लेकिन यह आया कैसे, मजदूर किसान शक्ति संगठन के आरटीआई से आया। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज यूजीसी फेक ऑथेंटिकेशन लिस्ट। यूजीसी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारे देश में ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज थी जो कहती थी कि हमने यूजीसी से ऑथेंटिकेशन लिया है, और स्टूडेंट्स अब यूजीसी के पोर्टल पे जाकर के पूरा स्क्रॉल तो कर नहीं रहा है, और वो उस फेक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेता था और उसकी डिग्री का कोई मतलब होता नहीं था। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी थी और लोगों को भी डिग्री लेना था, वो लेकर के कोई डिग्री का वेरिफिकेशन भी बाद में नहीं कराते थे, तो उनके पास डिग्री आ जाती थी, वो डिग्री पड़ी रहती थी, जीवन में कभी उसका वो यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन बाद में जब आरटीआई डायल किया गया तो पता चला कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो देश में डिग्रियां देती हैं, दे आर फेक, दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद यूजीसी। तो इस तरीके से आरटीआई ने क्या किया है, अच्छे अच्छे स्कैम्स को भी रिवील किया है, एक्सपोज किया है। ठीक है। अब आरटीआई के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, इसको आप लोग अगर यूज करेंगे तो ये बहुत इंपैक्टफुल होगा। एक बात और कि एथिक्स के लिए अगर आप रियली चाहते हैं कि एथिक्स बहुत अच्छा हो तो इस सीरीज को सारे वीडियो जरूर देख लीजिए, और ये गारंटी के साथ कि इससे बढ़िया आपको जल्दी मिलने नहीं वाला है। एंड प्रॉमिस करता हूं कि एथिक्स का मास्टर बना दूंगा। अगर आप लोग अच्छा लगातार कंटिन्यू कर गए तो एथिक्स में मास्टर हो जाएंगे। मैं आपका पूरा आंसर राइटिंग सब कुछ परफेक्ट करवाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस इट। तो बस रेगुलर रहिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, वहां पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको रेगुलर रहना है, सो दैट आपका एथिक्स का कमांड बन सके। स्टेटमेंट है, ट्रांसपेरेंसी इज नॉट एन ऑब्स्टिकल टू गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी ऑब्स्टिकल नहीं है, बाधा नहीं है। एक्चुअली हमने देखा कि कैसे आरटीआई ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है, अब वो तो धारी तलवार बन चुका है। लेकिन कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि ट्रांसपेरेंसी इज नॉट एन ऑब्स्टिकल टू गवर्नेंस, इट इज गवर्नेंस इटसेल्फ। यह खुद अपने आप में गवर्नेंस है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो गवर्नेंस नहीं है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस है, मतलब यह होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, इसको आप लोग एथिक्स में तो यूज कर ही सकते हैं, एथिक्स के साथ साथ गवर्नेंस, एसे राइटिंग और बाकी और जगहों पर भी इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।